देखिए बिहार पुलिस का भी रद्द हो गया पेपर 1 अक्टूबर को जो हुआ था, ठीक है। तो सच्चाई की जीत हुई और जो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं बिल्कुल निराश नहीं होना। बहुत सारे का क्वेश्चन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है ना, कि पढ़ाई छोड़ दिया जाए, मन नहीं लग रहा है, तो ये सब बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना है। एकदम निराश मत होइए, आपका काम है तैयारी करना और ईमानदारी से पेपर देना। बाद बाकी ऊपर वाले को छोड़ दीजिए। देखिए गलत के साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना। जो लोग पैसा दिए होंगे आज भी फंस गए होंगे, उनको बोलने में बन नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आपके साथ ईश्वर हैं और मेहनत कीजिए। हम लोग को भी मन नहीं लग रहा था क्लास लेने में, ठीक है। और जो भी पेपर जिनका 7 तारीख और 15 तारीख को पेपर है उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग का परीक्षा जो होने वाला है अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, तो इसलिए पढ़ाई में जी जान लगा दीजिए। बिहार पुलिस आने वाला है, जीडी भी, और अगला साल का भी बिहार पुलिस का वैकेंसी दे दिया है। 24,000 समथिंग आपका बहाली आने वाला है। बिहार दरोगा का भी वैकेंसी दे दिया है, ठीक ना। 1200 समथिंग कुछ पोस्ट है, ठीक है। और इधर बिहार एसएससी जो इंटर किए हुए हैं, 10+2 किए हुए हैं, उनके लिए 12,000 समथिंग पोस्ट है। तो बहुत गोल्डन चांस है आपके पास कि आप कुछ समय मेहनत कर लीजिए, है ना। दिवाली, दशहरा, छठ में भी मेहनत कीजिए और आपका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, ठीक है जी। और सरकार का काम है, सरकार से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि वो भी जो परीक्षा वैकेंसी दे रहे हैं उसका परीक्षा ईमानदारी से लिया जाए, है ना। ये क्या हुआ कि चीट पुर्जा क्या हो जा रहा है, 1.5 घंटा पहले ही वायरल हो जा रहा है, ठीक है। तो एकदम चोरी चमारी नहीं हो, साफ़ सुथरा परीक्षा लिया जाए, यही ना स्टूडेंट चाह रहा है। हो स्टूडेंट क्या चाह रहा है, अब बताओ। छात्र पढ़े भी, आंदोलन भी करे, हाँ, पर्चा भी बताए कि देखिए वायरल हो रहा है, तो आप लोग क्यों इतने बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, ठीक ना। खैर चलिए, दोबारा से फिर से एनर्जी लगाया जाए और पेपर का तैयारी किया जाए। कोई भी निगेटिव माइंड में नहीं सोचना, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि जो हमको वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था, तो कुछ क्वेश्चन हम ले लिए हैं आज, ठीक है। आप लोग का पहला सवाल आ रहा था कि ग्रुपिंग कहाँ होता है। तो ये होमवर्क सीरीज़ का ग्रुपिंग है, इसमें हम लोग होमवर्क देते हैं और अगला दिन सुनते हैं, ठीक है। उसको पढ़ाया जाता है क्लास में ही। तो इसका जो ग्रुपिंग होता है ये ऑफलाइन मोड में होता है, जिसका वीडियो आप तक जाता है यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग करना चाहते हैं और गया के आसपास के हैं, तो ये ग्रुपिंग गया में ही होता है, बाईपास के पास, ठीक है। दूसरा सवाल आ रहा है कि डेली ग्रुपिंग होता है क्या। तो बिल्कुल डेली होता है ऑफलाइन में, और इसका वीडियो हर दूसरे दिन तीसरा दिन आपको मिल जाता है, ठीक है। आपका प्यार दुलार मिलेगा, तो कोशिश रहेगा कि हम लोग थोड़ा सिस्टम में अभी नहीं है पूरा, तो आप कोशिश रहेगा कि आपको डेली दे दिया जाए वीडियो, ठीक है। और तीसरा सवाल है आपका कि होमवर्क कहाँ मिलता है। तो होमवर्क के लिए हमने टेलीग्राम चैनल बना दिया है ऑनलाइन तैयारी के नाम से। जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी बन गया है, ऑनलाइन तैयारी के नाम से है, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, ठीक है। आप जाइएगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, ठीक है। और उस पर डेली का आपका होमवर्क मिल जाएगा। तो ग्रुपिंग कहाँ होता है, तो आपका आंसर ये है कि ग्रुपिंग गया में होता है, बाईपास पर, ठीक है। डेली ग्रुपिंग होता है क्या, तो बिल्कुल डेली होता है, लेकिन आपका वीडियो जो होता है लाइव हम नहीं आते हैं, इसलिए वीडियो हर दूसरे दिन मिलता है। और होमवर्क कहाँ मिलेगा आपको, तो ऑनलाइन तैयारी के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और भी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो आपको ग्रुपिंग के सिलसिले में, या और भी कोई चीज़ के बारे में, कंपटीशन के बारे में, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या मैसेज कमेंट्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग। जो भी सवाल था आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं हटा लीजिए इसको। और आज का टॉपिक है पॉलिटी में हमारा भारत का महान्यायवादी। भारत का एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस अंदाज में कि आपको यहीं पर याद हो जाएगा। पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, है ना। और उसमें हम लोग पढ़ते हैं भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कोई पूछेगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस अनुच्छेद में महान्यायवादी क्या चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 76। अनुच्छेद कितना, 76। अनुच्छेद कितना, आर्टिकल कितना, 76, 76। क्लियर है। तो भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद कितना। दूसरा सवाल पूछता है कि भारत सरकार का विधि अधिकारी पहला कौन होता है। पहला भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। विधि अधिकारी का मतलब कानून के संबंध में किसी को बतलाना है। जैसे सरकार को ज़रूरत होगा, है ना, कहीं भी कानून के सिलसिले में, तो किससे राय परामर्श लेगा, महान्यायवादी से। तो महान्यायवादी चैप्टर हम लोग का बहुत भी है, बहुत छोटा चैप्टर है,
ठीक है। और हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि यहीं पर आपको याद हो जाए और दोबारा तिबारा आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका टेस्ट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद कितना? सर्वप्रथम भारत का विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है, ये संसद का सदस्य नहीं होता है, यानी पार्लियामेंट का इसका ये सदस्य नहीं होता, मेंबर नहीं होता, ठीक है। और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। क्लियर है? न तो संसद का सदस्य होता है, न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। लेकिन वह किसी भी सदन में, सदन मतलब 2 सदन है, हाउस कितने? 2 है, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। तो किसी भी सदन में अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है, मतलब सदस्य नहीं है संसद का या किसी मंत्री मंडल का सदस्य नहीं होता, फिर भी वो किसी भी सदन में जाके बोल सकता है ना। क्लियर है? किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है, VVI है। महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है, मताधिकार का अधिकार नहीं है उसे। अनुच्छेद कितना में? 88 के तहत। अनुच्छेद कितने के तहत? 88 के तहत भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद कितना? 76। अनुच्छेद कितना? 76। भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76। भारत का महान्यायवादी जो होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है। यह संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, ठीक है। लेकिन किसी भी सदन में जाके बोलने का इसको अधिकार होता है, लेकिन चूंकि ये सदस्य नहीं होता इसलिए इसको मत देने का भी अधिकार नहीं है। क्लियर है? अनुच्छेद कितना के तहत? 88 के तहत। आगे कह रहा है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पहले भी पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति टॉपिक में भी मिला था कि राष्ट्रपति निम्नलिखित पदों का नियुक्ति करते हैं, है ना। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? और राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक ही महान्यायवादी अपने पद पर रहेगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे आप महान्यायवादी के पद पर रहेंगे। क्लियर है? अभी महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। आर वेंकट महान्यायवादी कौन है अभी? आर वेंकट रमनी। करंट अफेयर्स यह है आपका। अनुच्छेद कितना में महान्यायवादी है? 76। अनुच्छेद कितना में महान्यायवादी है? 76। क्लियर है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बने रहेंगे? जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी की नियुक्ति होता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक आप महान्यायवादी रहेंगे। अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है भारत के? आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। आर वेंकट आर वेंकट आर वेंकट भारत का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। याद हो रहा है? ठीक है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, ठीक है। लेकिन किसी भी सदन में जाके उसको बोलने का अधिकार है, लेकिन मत नहीं दे सकता। मत नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता। क्लियर है जी? अनुच्छेद कितना में? 88 के अनुसार। किस अनुसार? आर्टिकल 88 के तहत। क्लियर है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बने रहेंगे। क्लियर है? अब कह रहा है कि महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। यानी योग्यता चाहिए ना महान्यायवादी बनने के लिए, तो योग्यता में यानी इजिबिलिटी। क्या? इजिबिलिटी कि किसको बनाया जाए महान्यायवादी, तो इसकी योग्यता क्या निर्धारित की गई है? जो क्या कह रहा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं या जस्टिस होते हैं, उनकी जो योग्यता है वही महान्यायवादी की भी योग्यता है। अब कहिएगा कि चीफ जस्टिस का क्या योग्यता है, तो देखिए योग्यता दिया हुआ अगला चैप्टर है आपका उच्चतम न्यायालय। अगला चैप्टर क्या है आपका? उच्चतम न्यायालय। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक ना, की योग्यताएं क्या हैं, ठीक है। तो क्या है? पहला योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए।
भारत का नागरिक होना चाहिए। महान्यायवादी की जो योग्यता है वो किसके बराबर है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता है वही महान्यायवादी क्या योग्यता है। क्या है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का योग्यता? कि वह भारत का नागरिक हो। ये तो जरूरी ही है ना, कि कोई भी महान्यायवादी होना चाहिए तो कहाँ का होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। ठीक ना, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का योग्यता ही महान्यायवादी की योग्यता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता अगर हम जान जाएं तो महान्यायवादी की भी योग्यता हम लोग जान जाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं क्या है? कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता क्या है? कि वह किसी उच्च न्यायालय, क्या, हाई कोर्ट, ठीक है, अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में रह सके, है ना, काम किया हो। ठीक है, किस रूप में? न्यायाधीश के रूप में, मतलब जज के रूप में। क्लियर है? या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, मतलब लॉयर रह चुका हो। ठीक है, 5 साल तक किसी न किसी उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक न्यायालय में न्यायाधीश का काम कर चुका हो या अधिवक्ता रह चुका हो। कितने साल तक के लिए? कम से कम 10 साल तक। ठीक है, वही व्यक्ति क्या बनेगा? महान्यायवादी बनेगा। क्लियर है? या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। क्या हो? उच्च कोटि का ज्ञाता हो। ये सब अगर नहीं है तो राष्ट्रपति अगर जान रहे हैं कि फलना विधि में, कानून में बहुत बड़ा ज्ञाता है तो उसको भी महान्यायवादी का पद दिया जा सकता है। तो महान्यायवादी बनने का आपका योग्यता क्या है? किसके बराबर है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर। क्लियर है? यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है वही किसका है? महान्यायवादी की योग्यता है। तो क्या है योग्यता? कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष या उससे अधिक का तक न्यायाधीश रह चुका हो। 5 वर्ष कम से कम चाहिए, न्यायाधीश का काम कर चुका हो। ठीक है, या किसी न्यायालय में, ठीक है, 10 साल से अधिवक्ता का काम कर चुका हो। क्या है? कम, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है जी, तो वो क्या बन जाएगा? महान्यायवादी। तो पहला क्या योग्यता है? कि भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या हो? कि किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश का रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। क्लियर है? या राष्ट्रपति की नज़र में, दृष्टि में आप कानून का ज्ञाता हो, तभी आप क्या बन सकते हैं? महान्यायवादी। यहाँ तक क्लियर है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? 76 में। महान्यायवादी कब तक अपने पद को धारण कर सकता है? जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कोई भी व्यक्ति भारत का महान्यायवादी पद धारण कर सकता है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। याद रहेगा? ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? कब तक पद पर रहेंगे महान्यायवादी? जब तक राष्ट्रपति चाहे। क्लियर है? और क्या है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी की योग्यता क्या है? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का योग्यता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का योग्यता क्या होता है? कि पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, कम से कम किसी उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश का काम कर चुका हो, या उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता का काम कर चुका हो, लगातार 10 वर्षों तक। या राष्ट्रपति जिसको चाहे कि विधि का ज्ञाता है उसको महान्यायवादी बना सकता है। यहाँ तक क्लियर है जी? अब देखिए आगे कह रहा है कि महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, जैसे बिहार में हो गया, पंजाब में हो गया, है ना, और उत्तर प्रदेश में हो गया, तो महान्यायवादी भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकता है, कोई दिक्कत है उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है जी? आगे है,
महान्यायवादी को सहायता देने के लिए, महान्यायवादी को सहायता, महान्यायवादी बहुत बड़ा पद है ना, विधि का प्रथम अधिकारी है, यानी सबसे ऊपर का आदमी है वो, तो उसकी सहायता के लिए बहुत सारे लोग होंगे, तो उनकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 क्या है अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया जाता है। एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। अभी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। कौन है? कौन है? अभी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणी। महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणी। कोई दिक्कत? तो महान्यायवादी की सहायता के लिए किसको लाया जाता है? सॉलिसिटर जनरल और 2 गो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। कोई दिक्कत? अब देखिए अगला है राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का, अब देखिए सेंटर में, केंद्र में नहीं, महान्यायवादी होता है विधि अधिकारी। उसी तरह राज्य में है ना, प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा? महाधिवक्ता। जैसे बिहार में राज्य है तो यहाँ भी महाधिवक्ता। इसका भी काम क्या होगा? जो काम महान्यायवादी करते हैं। तो राज्य का महान्यायवादी का नाम बदल कर क्या हो जाता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता है ना? क्लियर है? कह रहा है कि अनुच्छेद 165 याद कर लीजिएगा। महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है? महान्यायवादी 76, महान्यायवादी 76 और राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। राज्य की महाधिवक्ता का व्यवस्था किया गया है। न्यायवादी है वही राज्य में कौन है? महाधिवक्ता है। अनुच्छेद कितना? 165। कोई दिक्कत है? तो कह रहा है कि अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। यह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। जैसे केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। उसी तरह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। कोई दिक्कत? अगला है महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति करते हैं नहीं, तो महाधिवक्ता का राज्यपाल। राज्य का हेड कौन होता है? राज्यपाल ना, तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। कहाँ की? उच्च न्यायालय। उसका कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय। उसका योग्यता क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है जी। इसको क्या होना चाहिए? महाधिवक्ता का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता इसको रखना होगा। क्लियर है? वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना होता है। वही वाला है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे महान्यायवादी अपने पद पर रहेंगे, और जब तक राज्यपाल चाहेंगे महाधिवक्ता अपने पद पर रहेंगे। कोई दिक्कत है? आगे कह रहा है कि महाधिवक्ता का कार्य, महाधिवक्ता का तो क्या क्या कार्य है? तो राज्य सरकार की विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। राष्ट्रपति को इस काम सौंप दिया है तो उस पर विधि का, कानून से संबंधित कोई भी सलाह कौन देगा? महाधिवक्ता देगा। ठीक है जी। दूसरा है विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं। जो राज्यपाल इसको सौंप दिए हैं, ठीक ना? कौन? राज्यपाल सौंप दिए हैं। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष उसको सुनवाई करने का अधिकार है। जैसे महान्यायवादी क्या था? राज्य के किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकता है, तो उसी तरह ये राज्य के किसी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार बोलने और भाग लेने का अधिकार है। मतलब मत नहीं देगा, बोलने और भाग लेने का इसको अधिकार है। कोई दिक्कत? महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो क्या है? विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलता है। यानी विधानमंडल के कोई सदस्य को जो भी फैसिलिटी मिलता है, वेतन मिलता है, वो किसको दिया जाता है? महाधिवक्ता को भी। महाधिवक्ता राज्य का विधि अधिकारी होता है। केंद्र का विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। केंद्र में विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम महान्यायवादी। अनुच्छेद कोई दिक्कत? राष्ट्रपति किस महान्यायवादी की नियुक्ति करता है?
राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उसी तरह महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक महान्यायवादी अपने पद पर रहेंगे, और उसी तरह जब तक राज्यपाल चाहेगा महाधिवक्ता अपने पद पर रहेंगे। कोई डाउट है? अब अगला टॉपिक है भारत का नियंत्रक एवं सहलेखा परीक्षक, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, ठीक है। इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, होमवर्क में आपका ये है। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, टॉपिक नंबर 16। टॉपिक नंबर 16। कोई दिक्कत है? तो आपको याद करके आना है भारत का महान्यायवादी और महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। जो काम महान्यायवादी का है केंद्र में, वही काम राज्य में महाधिवक्ता का है। कोई डाउट है? अब क्या था होमवर्क? ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 6 है लूसेंट में, ठीक है। महाद्वीप, महाद्वीप। अब आप लोग का टेलीग्राम पर ही होमवर्क चला जाएगा, अब विथ PDF। आपको अगर दिक्कत होगा तो PDF खोलिएगा और अपना टॉपिक पढ़ के आइएगा। बिना टॉपिक पढ़े हुए आपको मज़ा नहीं आएगा लूसेंट को, ठीक है। लूसेंट को एक नया अंदाज में हम लोग सीख रहे हैं, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, क्लास में ही। और जो लोग वीडियो देख रहा है उसको वीडियो देखते देखते सवाल याद हो जाएगा, ठीक है। और जिनके पास वीडियो है वो तो 2 बार 4 बार और देख सकते हैं, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। GK याद कराना हमारा जिम्मेवारी है, ठीक है। आप केवल साथ में बोलते रहिए, पढ़ते रहिए, और जब मौका मिले रिवीजन करते रहिए। क्लियर है? आइए ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करते हैं। भूगोल, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक ले रहे हैं महाद्वीप। पहला टॉपिक ले रहे हैं महाद्वीप। लूसेंट में आपका 6 नंबर टॉपिक है। क्लियर है? कह रहा है कि पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। भूभाग मतलब जमीन, है ना। पूरा पृथ्वी 2 तरह से बटा हुआ है, एक भूमि और एक जल। तो भूभाग में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? महाद्वीप कहलाता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? भूभाग की सबसे बड़ी इकाई, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई, भूभाग पर सबसे बड़ी इकाई। करा कि पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। अगर 100% पूरा पृथ्वी है तो उसका 29 से 30% पर क्या मिलता है? महाद्वीप मिलता है। क्या मिलता है? करा महाद्वीप जो है विवर्तनिक क्रिया से अलग हुआ। याद कर लीजिएगा, महाद्वीप किस क्रिया से अलग हुआ है? पहले एके में था। क्या था? एके में था। महाद्वीप क्या था? एक ही था। किस क्रिया से अलग हुआ है? विवर्तनिक क्रिया से अलग हुआ है। एकदम रट लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाद्वीप किस क्रिया से अलग हुआ है? पृथ्वी पर कितना भाग महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है? तो 29 से 30%। महाद्वीप का विकास कैसे हुआ, अलग कैसे हुआ है? विवर्तनिक क्रिया से। विवर्तनिक क्रिया से संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा। पहले एक गो था सब, है ना। अब विवर्तनिक क्रिया के बाद कितने भागों में बट गया? 7 भागों में। सबसे पहला कौन है? एशिया। सबसे पहला एशिया। दूसरा अफ्रीका। दूसरा अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका। तीसरा उत्तरी अमेरिका। चौथा यूरोप। चौथा पांचवा अंटार्कटिका। छठा दक्षिणी अमेरिका। छठा दक्षिणी अमेरिका। और सातवां ऑस्ट्रेलिया। सातवां। तो महाद्वीप कितने हैं? इसी को महादेश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है ना। तो पृथ्वी पर जो भूभाग है उसका सबसे बड़ा इकाई को क्या कहते हैं? महाद्वीप। कितना प्रतिशत है? 29 से 30% है। क्लियर है? कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। याद हो गया? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। याद हो गया? महाद्वीप किस क्रिया से अलग हुआ है? विवर्तनिक क्रिया। किस क्रिया से? अब देखिए यहाँ से 3-4 सवाल पूछेगा, सब पता हो गया। अब आते हैं एशिया। किसमें? पहला महाद्वीप, महादेश क्या नाम है? एशिया। अब एशिया के बारे में हमको पढ़ना है और एक एक लाइन इंपॉर्टेंट।
लूसेंट अपने आप में परफेक्ट बुक है, ठीक है। आप केवल इस पर विश्वास कीजिए और इसके चीज़ों को पहले याद कीजिए। उसके बाद स्पीडी भी हम लोग याद कर रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ करने लगेंगे, ठीक है। एक बैक हाई फाई बुक पढ़ने से कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है जी। तो भूगोल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? महाद्वीप। महाद्वीप में हम लोग क्या पढ़े कि विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग किया गया है ना। भूभाग का सबसे बड़ा इकाई क्या कहलाता है? महाद्वीप कहलाता है, ठीक है जी। कितने महाद्वीप हैं? 7। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। याद हो गया? आइए एशिया में करा। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के क्या है जी? आंसू से हुई है। एशिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है। किससे हुई है? आंसू से हुई है। किससे हुई है? जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उदित सूर्य। उदित मतलब उगता हुआ सूर्य, उगता हुआ एशिया। एशिया किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? हिब्रू।